Hello everyone, I am Vijayatri, Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering, ABES IT Ghaziabad. Today in this lecture, we will discuss about the stress strain diagram for ductile material, and we can say tensile test on UTM. तो यहाँ पर हम UTM मशीन पर टेंसाइल टेस्ट करेंगे और उस टेंसाइल टेस्ट में लोड की वजह से जो स्ट्रेस और स्ट्रेन डेवलप होंगी उनके बीच में एक ग्राफ प्लॉट करेंगे और उस ग्राफ को बोलते हैं हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। सबसे पहले यहाँ हम डिस्कस करते हैं, यहाँ पर दो टर्म दी हुई है डक्टाइल मटेरियल। पहले हम इनका मीनिंग समझते हैं कि मटेरियल जो होते हैं हमारे दो तरह से होते हैं, एक डक्टाइल मटेरियल, एक ब्रिटल मटेरियल। तो डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल का अगर हम जनरल लैंग्वेज में देखें, डक्टाइल मटेरियल हम उन्हें कहते हैं जिनमें कोई ना कोई एलोंगेशन एग्जिस्ट करे। जैसे मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स लगाने की वजह से इलास्टिक लिमिट से वो प्लास्टिक लिमिट में जाएगा और उसमें डिफॉर्मेशन होगा। डिफॉर्मेशन के बाद उसमें कुछ टाइम इंटरवल के बाद ब्रेकिंग होगी। तो जिसमें कुछ टाइम के लिए परमानेंट डिफॉर्मेशन एग्जिस्ट करता हो उन्हें हम बोलते हैं डक्टाइल मटेरियल। वैसे हम प्रैक्टिकली इन्हें डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल को जो क्लासीफाई करते हैं परसेंटेज एलोंगेशन के बेस पर करते हैं। मीन्स जिसमें जितना परसेंटेज एलोंगेशन होगा, परसेंटेज एलोंगेशन मीन्स फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ इनटू 100। इससे हम परसेंटेज एलोंगेशन निकालेंगे। अगर हमारा परसेंटेज एलोंगेशन लेस देन 5% होगा तो हम उन मटेरियल को बोलेंगे ब्रिटल मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल। अगर हमारा परसेंटेज एलोंगेशन 15% से ज़्यादा होगा तो उन मटेरियल को हम बोलेंगे डक्टाइल मटेरियल। और 5 से 15 के बीच में जो एलोंगेशन होता है उन्हें हम बोलते हैं इंटरमीडिएट मटेरियल। सबसे पहले हमारा ब्रिटल मटेरियल क्या होते हैं, डक्टाइल मटेरियल क्या हो सकते हैं। हम यहाँ पर ऐसे भी समझ सकते हैं कि ब्रिटल मटेरियल ऐसे होते हैं जिनमें डिफॉर्मेशन बहुत कम होता है। जैसे ही मैंने लोड लगाया, लोड लगाने की वजह से इलास्टिक लिमिट क्रॉस करके ही वो डायरेक्टली ब्रेक हो जाते हैं, वो होते हैं हमारे ब्रिटल मटेरियल। और डक्टाइल मटेरियल ऐसे होते हैं जो लोड को सस्टेन करते हैं, ब्रेक होने से पहले लोड को काफ़ी देर तक सस्टेन करके रखते हैं। ब्रिटल मटेरियल टेंसाइल लोड के लिए सूटेबल नहीं होते, बहुत जल्दी फेल हो जाते हैं। बट कंप्रेसिव लोड के लिए ब्रिटल मटेरियल बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। डक्टाइल मटेरियल की अगर हम बात करें, डक्टाइल मटेरियल टेंसाइल लोड के लिए स्ट्रॉन्ग होते हैं बट शियर लोड में ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। तो ये हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का स्टार्टिंग था कि पहले तो हम मटेरियल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पर हम प्लॉट करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर डक्टाइल मटेरियल, या इसे हम बोलते हैं टेंसाइल टेस्ट ऑन यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। और जो हम यहाँ डक्टाइल मटेरियल के लिए मटेरियल ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील। यहाँ पर हम डायग्राम बनाएंगे माइल्ड स्टील के लिए जो डायग्राम बनेगा। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को समझने के लिए हमें रिक्वायर्ड होती है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, इसे बोलते हैं यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन यूटीएम। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें एक स्पेसिमेन की रिक्वायरमेंट होती है। ये हमारा एक स्पेसिमेन है जिसकी इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक की जो ओवरऑल लेंथ है इसे बोलेंगे ओवरऑल लेंथ। इसके आउटर एंड, इस स्पेसिमेन के जो आउटर एंड होते हैं उनका डायमीटर ज़्यादा होता है और बीच में इनका डायमीटर कम होता है।
जिस पर्टिकुलर लेंथ की हम स्टडी करते हैं उस पर्टिकुलर लेंथ को हम बोलते हैं गेज लेंथ, और इस लेंथ का डायमीटर सपोज हमारा है d। अब हम टेंसाइल टेस्ट की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब इस पर लोड कैसा लगा होगा, एक टेंसाइल लोड लगा होगा, और उस टेंसाइल लोड की वैल्यू सपोज मैंने मान ली P। जब मैं टेंसाइल लोड अप्लाई करूंगा तो इसका जो डायमीटर d है ये डायमीटर डिक्रीज होगा और इसकी लेंथ इंक्रीज होगी। धीरे धीरे जब लोड की वैल्यू को हम इंक्रीज करते जाएंगे तो कुछ टाइम इंटरवल के बाद इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा और इसमें नेक जनरेशन हो जाएगी। वहाँ से ये धीरे धीरे ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा, और वैल्यू लोड की बढ़ाने के बाद ये किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से फ्रैक्चर हो जाएगा, दो पार्ट में डिवाइडेड हो जाएगा। अब अगर मैंने इस पर लोड लगाया, लोड लगाने से इसकी लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ और डायमीटर में डिक्रीमेंट हुआ, तो यहाँ से डायरेक्टली मैं स्ट्रेन मेजर कर सकता हूँ, और जो स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। लेंथ के अकॉर्डिंग क्यों लिया है हमने, क्योंकि जब हम लोड लगा रहे हैं तो वो लेंथ के अकॉर्डिंग लगा रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में है, तो यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन काउंट होगी, लीनियर स्ट्रेन काउंट होगी, प्राइमरी स्ट्रेन काउंट होगी, डेल एल अपॉन एल। और चेंज इन लेंथ हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, सो यहाँ से स्ट्रेन हम डायरेक्टली ले सकते हैं। और अगर मैं बात करता हूँ स्ट्रेस की, नॉर्मल स्ट्रेस होती है अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो इस डायमीटर d की हेल्प से आएगा। अब ये जो स्ट्रेन होती है, ये स्ट्रेन अगर हम दो टाइप से क्लासिफाई करते हैं, एक होती है हमारी इंजीनियरिंग स्ट्रेस और एक होती है हमारी ट्रू स्ट्रेस। अगर हम बात करें इंजीनियरिंग स्ट्रेस, सिग्मा इज इक्वल टू P अपॉन A। इस पर लोड लगाया स्पेसिमेन पर, लोड लगाने से इसके डायमीटर में डिक्रीमेंट हुआ। पहले लोड था 10 न्यूटन, डायमीटर था 10 mm, लोड बढ़ा के मैंने कर दिया 12 न्यूटन, सो डायमीटर 10 से कुछ ना कुछ डिक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 9.8 mm, लोड की वैल्यू हो गई 15 न्यूटन, सो डायमीटर और रिड्यूस हो जाएगा 9.5 mm। तो जैसे जैसे लोड इंक्रीज होता जाएगा डायमीटर डिक्रीज होता जाएगा, जैसे जैसे P की वैल्यू इंक्रीज होगी A की वैल्यू डिक्रीज होगी। बट अगर हम फॉर्मूले में इस एरिया को इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया के इक्वल ही लेके चलें, इनिशियल क्रॉस सेक्शन एरिया में कोई चेंज ही ना लेके चलें, चाहे उसका डायमीटर डिक्रीज हो रहा हो, लोड की वैल्यू बढ़ी हमारे पास, हमने एरिया इनिशियल लिया, लोड की वैल्यू और ज़्यादा इंक्रीज हुई, हमने एरिया इनिशियल लिया। अगर हम इनिशियल एरिया को काउंट करके चलते हैं तो उस टाइम पर जो स्ट्रेस डेवलप होती है उस स्ट्रेस को बोलते हैं हम इंजीनियरिंग स्ट्रेस। एक दूसरी स्ट्रेस होती है ट्रू स्ट्रेस, सिग्मा इज इक्वल टू P अपॉन A। यहाँ पर हम लोड बढ़ाने से जो एरिया डिक्रीज हुआ है वो डिक्रीज्ड एरिया को हम कंसीडर करेंगे। मीन्स किसी पर्टिकुलर लोड पर जितना एरिया होगा हम उस पर्टिकुलर एरिया को कंसीडर करेंगे, तो वहाँ जो स्ट्रेस आएगी वो हमारी स्ट्रेस होगी ट्रू स्ट्रेस। क्लियर? इंजीनियरिंग स्ट्रेस में हम इनिशियल एरिया को काउंट करेंगे जो इनिशियल में था, और ट्रू स्ट्रेस जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम मॉडिफाइड एरिया को यानी कि रिड्यूस्ड एरिया जो आएगा उसको कंसीडर करेंगे, वो हमारी होगी ट्रू स्ट्रेस। अब ये स्पेसिमेन हो गई, इस स्पेसिमेन को यूटीएम पर लेके जाते हैं। ये सेम स्पेसिमेन है जो आपको साइड में दिखाई गई है। इस स्पेसिमेन को अपर और लोअर एंड पर फिक्स कर देते हैं और उसके बाद इन दोनों एंड को हम फोर्स लगाते हैं, यानी कि टेंसाइल लोड अप्लाई करते हैं यहाँ पर।
इस स्पेसिमेन को हम खींचते हैं जिससे इसकी लेंथ इंक्रीज होती जाएगी और डायमीटर डिक्रीज होता जाएगा। ये जो डायग्राम यहाँ दिखाया हुआ है ये यूटीएम का है, ये एडजस्टेबल अवर क्रॉस सेक्शन है, ये स्पेसिमेन हमारी, ये लोअर क्रॉस हेड है, ये लोअर क्रॉस हेड, ये अपर क्रॉस हेड, यहाँ स्क्रू लगे रहते हैं, स्क्रू की हेल्प से ऊपर और नीचे जाता रहता है। तो अब जब हमने लोड लगाया, लोड लगाने से स्ट्रेस चेंज हुई, क्योंकि लोड लगाने से क्या हो रहा है, इसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है। जब लेंथ इंक्रीज हो रही है तो हमारे पास स्ट्रेन है, और स्ट्रेन है इसे हम कोरिलेट किससे कर सकते हैं, स्ट्रेस से, तो स्ट्रेस भी डेवलप हो रही है। स्ट्रेस डायरेक्टली रिलेटेड किससे, हमारी यहाँ पर लोड से। तो अब हम इसका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देखते हैं कि किस प्रकार से इसमें वेरिएशन होगा। इनिशियल कंडीशन में सबसे पहले यहाँ इधर लिया है हमने एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन और वाई डायरेक्शन में स्ट्रेस। तो सबसे पहले इनिशियल में स्ट्रेस 0 और स्ट्रेन 0, क्योंकि कोई भी लोड अप्लाई नहीं किया। जब कोई भी लोड अप्लाई नहीं किया तो उस केस में हमारे पास कोई भी स्ट्रेस नहीं है और कोई भी स्ट्रेन नहीं है। उसके बाद मैंने लोड अप्लाई करना स्टार्ट किया। जब स्पेसिमेन पर, ये एक स्पेसिमेन, इस स्पेसिमेन पर मैंने एक टेंसाइल लोड अप्लाई किया, ये इसकी गेज लेंथ। जब टेंसाइल लोड अप्लाई किया तो इसमें एलोंगेशन होगा, इसकी लेंथ में एलोंगेशन होगा। अब जब एलोंगेशन होगा इनिशियल कंडीशन में ये हुक्स लॉ को फॉलो करेगा। इनिशियल में ये हुक्स लॉ को फॉलो करेगा, और हुक्स लॉ क्या कहता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और स्ट्रेस किससे रिलेटेड है, एक्सटर्नली अप्लाइड लोड से। जैसे जैसे हम एक्सटर्नली अप्लाइड लोड को इंक्रीज करते जाएंगे हमारी स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली रिलेटेड होती जाएगी और वो इंक्रीज होती जाएगी। तो ये एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शनल लिमिट तक होता है। सो इनिशियल में जो हमारा आता है O से A डैश, O से A डैश, ये हमारी इनिशियल कंडीशन होती है। इस इनिशियल कंडीशन को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, सबसे इनिशियल कंडीशन में। उसके बाद लोड की वैल्यू को फिर से इंक्रीज किया गया, लोड को फिर से इंक्रीज किया गया। जैसे जैसे हम लोड को इंक्रीज करेंगे अगेन हमारी वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। एक ऐसी लिमिट आती है जिसके बाद इस ऑब्जेक्ट में परमानेंट डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो उस पर्टिकुलर लिमिट को जहाँ तक लोड हटाने के बाद वो ऑब्जेक्ट वापस अपनी पोजीशन पर आ जाता है, उस पर्टिकुलर लिमिट को हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। ए पॉइंट हमारा ऐसा है कि यहाँ तक अगर मैं इस P की वैल्यू को रिमूव करूँगा तो वो स्पेसिमेन वापस से अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जाएगा। सो इस ए पॉइंट को हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। यहाँ तक ये इलास्टिक कंडीशन पर है। उसके बाद फिर से मैंने धीरे धीरे लोड की वैल्यू को इंक्रीज किया। लोड की वैल्यू जब इंक्रीज करेंगे तो हम पॉइंट बी पर पहुंचेंगे और बी पॉइंट पर क्या होगा, वहाँ क्रैक डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब यहाँ क्रैक डेवलप होगा तो यहाँ पर एक परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टार्ट होगा। हम एक डायग्राम बनाते हैं कि ये एक डायग्राम, यहाँ पर लोड लगा हुआ है P और इसमें इस लोड की वजह से स्ट्रेस डेवलप होती है जो इंटरनली रजिस्टिंग फोर्स से कैलकुलेट होती है। जब मैंने P लगाया तो इसके अंदर इंटरनली रजिस्टिंग फोर्स डेवलप हो गए हमारे F, और यहाँ भी फोर्स डेवलप हो गए हमारे F। तो धीरे 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 जैसे जैसे मैं लोड की वैल्यू को इंक्रीज करता जाऊँगा, जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो हमारा एक्ट रहेगा और उन मॉलिक्यूल को अपने पास बांधे रखेगा।
पर जब हम लोड की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे तो मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप बढ़ना शुरू हो जाएगा। सो उनके बीच में आपस में जो इंटरेक्शन फोर्स था वो हमारा कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। तो उस केस में जो डेवलप्ड फोर्स है F वो अप्लाइड फोर्स से कम रह जाएगा। जो हमने एक्सटर्नली फोर्स लगाया है उस एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स से जो इंटरनली फोर्स डेवलप हुआ था वो कम हो जाएगा, जिससे इसके अंदर एक परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। और इस पर्टिकुलर इनिशियल पॉइंट को हम बोलते हैं यील्डिंग स्टार्ट होना। इस B पॉइंट से यील्डिंग स्टार्ट हो गई, मीन्स उसमें क्रैक डेवलप होना स्टार्ट हो गया। इलास्टिक डिफॉर्मेशन से हम प्लास्टिक रीजन में पहुंच गए। तो इस B पॉइंट को बोलते हैं हम अपर यील्ड पॉइंट और अपर यील्ड स्ट्रेस। उसके बाद अगर मैं स्ट्रेस की वैल्यू को इंक्रीज नहीं भी करता हूँ तो भी मेरी लेंथ में एलोंगेशन स्टार्ट होगा, क्योंकि जब ये फोर्स की वैल्यू कम हो गई, जब इस फोर्स F की वैल्यू कम हो गई और P की वैल्यू ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में, तो अगर मैं P को नहीं भी अप्लाई करूँगा तो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स था जो उन्हें जोड़े रख रहा था वो फोर्स कमज़ोर हो गया। जब वो फोर्स कमज़ोर हो गया तो मॉलिक्यूल्स दूर जाना स्टार्ट कर देंगे और उनकी लेंथ इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। उनकी लेंथ इंक्रीज होगी तो उसके अंदर जो स्ट्रेन डेवलप हो रही है वो इंक्रीज होगी विदाउट इंक्रीज ऑफ स्ट्रेस। बिना स्ट्रेस के इंक्रीज हुए स्ट्रेन हमारी इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि लोड डिक्रीज होने के बाद भी उसकी लेंथ इंक्रीज होती रहेगी। तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये एंड होता है, यील्डिंग जहां हमारी ख़त्म होती है, उस पॉइंट का नाम दिया गया है यहाँ पर C, और C पॉइंट को बोलते हैं लोअर यील्ड स्ट्रेस। लोअर यील्ड स्ट्रेस C से कुछ टाइम के लिए अनस्टेबल डिफॉर्मेशन होता है जिसे हम जिगजैग कर देते हैं। C से थोड़ा सा हमारा अनस्टेबल डिफॉर्मेशन होता है, बट स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में हम उसे काउंट करके नहीं चलते। उसके बाद फिर से हम जब फोर्स को इंक्रीज करेंगे तो ये जो हमारा C पॉइंट पर अनस्टेबल हुआ था फिर से हमारी स्टेबिलिटी आ जाएगी। हमारे मॉलिक्यूल्स जब इधर उधर मूव करेंगे, बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स, तो उनके बीच में टिल्टिंग होने की वजह से अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होगा तो उनके बीच में बॉन्डिंग इंक्रीज हो जाएगी। और जैसे जैसे मैं फोर्स की वैल्यू को इंक्रीज करता जाऊंगा ऐसे ऐसे मेरे पास स्ट्रेस और स्ट्रेन इंक्रीज होती जाएगी। एक मैक्सिमम स्ट्रेस पॉइंट आएगा जिससे ज़्यादा उस मटेरियल में कभी भी स्ट्रेस नहीं हो सकती। एक मैक्सिमम पॉइंट आएगा, वो पॉइंट होता है हमारा D, और उस पर्टिकुलर D पॉइंट को बोलते हैं हम अल्टीमेट स्ट्रेस। ये जो D पॉइंट है, ये D पॉइंट हमारा अल्टीमेट स्ट्रेस है। इस D पॉइंट से ज़्यादा हमारी स्ट्रेस डेवलप नहीं हो सकती, ये हमारी मैक्सिमम स्ट्रेस है। और इस अल्टीमेट लिमिट पर पहुंचने के बाद हमारे मटेरियल में ब्रेकिंग स्टार्ट हो जाती है। इस D पॉइंट पर पहुंचने के बाद इस मटेरियल में लोड की वैल्यू इंक्रीज करने पर और लोड की वैल्यू डिक्रीज करने पर हमारा मटेरियल ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है और फाइनल पॉइंट E पर आकर मटेरियल दो पार्ट में ब्रेक हो जाता है। सो E पॉइंट को बोलते हैं ब्रेकिंग पॉइंट और रप्चर पॉइंट। ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है हमारा डक्टाइल मटेरियल के लिए। सबसे पहले स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, प्रोपोर्शनल डिलिमिट, उसके बाद विद इन ए इलास्टिक रीजन, इलास्टिक लिमिट। उसके बाद हमारी B पॉइंट पर जाते जाते B पॉइंट से हमारा परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, यील्डिंग स्टार्ट हो जाती है, अपर यील्ड पॉइंट। जब यील्डिंग स्टार्ट हो जाती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे हमारा स्ट्रेस डिक्रीज होती है और स्ट्रेन हमारी इंक्रीज होती है। उसके बाद थोड़ा सा हमारा अनस्टेबल रीजन आता है। उसके बाद फिर हम जब इंक्रीज करते हैं लोड की वैल्यू को
मैक्सिमम लिमिट पर पहुंच जाते हैं, जिसे बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस, और उसके बाद लास्ट में हमारा मटेरियल ये यहाँ पर ब्रेक हो जाता है। सो ये हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हुआ डक्टाइल मटेरियल के लिए। थैंक यू।